दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, इजाज़त चाहता हूं उस महफिल को शुरू करने की जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो। दोस्तों, आप सबकी दुआओं से हमारा ये कारवां, ये सुहाना सफ़र लोगों के दिलों में बहुत बड़ी जगह बना चुका है। ढेर सारी मोहब्बत मिल रही है। आपके इस प्रेम के लिए, इस इनायत के लिए बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। हर बार की तरह आज भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपका दिल बहला सकूँ। तो शुरू करता हूँ आज की महफिल किस्से कहानियों की एक झलक के साथ। मित्रों, आज मैं बताऊँगा सुपरस्टार की खाट यानी कि चारपाई से जुड़ा किस्सा। कैसे एक सुपरस्टार की कामयाबी ने एक खाट यानी कि चारपाई को कर दिया फेमस। खाट का ये मजेदार किस्सा होगा आज की महफिल में। आज की महफिल में ही बातें होंगी धर्मेंद्र और मीना कुमारी की। कैसे मीना कुमारी और धर्मेंद्र एक दूसरे से धीरे धीरे अलग हो गए और फाइनली रिश्ता ही टूट गया। साथ ही बात करूंगा प्रभात फिल्म कंपनी की एक फिल्म अमृत मंथन से सुपरस्टार बने एक्टर चंद्रमोहन की बातें। ऐसा क्या हुआ कि सुपरस्टार बनते ही उन्होंने पंगा ले लिया प्रभात फिल्म कंपनी से। बी.आर. चोपड़ा साहब के किस्से होंगे कि वो फिल्मों में आने से पहले क्या बनना चाहते थे और जो बनना चाहते थे वो क्यों नहीं बन सके। तो जनाब, आज के सुहाने सफर की इब्तिदा करता हूं एक खाट, कॉट, चारपाई, बेड की कहानी से। ये खाट या चारपाई बड़ा इंडियन टर्म है, खाट या चारपाई। तो हमारे जो नौजवान श्रोता हैं, जो यंग लोग हैं, जो थोड़ा सा गांव से थोड़ा सा दूर हो गए, रूरल टच जिनकी ज़िंदगी से चला गया, उनके लिए खाट या चारपाई ये शब्द नोट कर लीजिएगा। तो एक आदमी जब कामयाब होता है तो लोग उसकी हर छोटी सी चीज़ को भी इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। और बात अगर एक सुपरस्टार की हो तब तो उसकी हर चीज़ कोई ना कोई कहानी बन जाती है। आज मैं आपको एक सुपरस्टार की खाट से जुड़ा किस्सा सुनाऊंगा। तो जनाब, बात उन दिनों की है जब बांद्रा स्टेशन के पास एक पुरानी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर एक लॉज थी जिसका नाम था बॉम्बे गेस्ट हाउस, जिसके बाहर टंगे एक साइन बोर्ड पर लिखा हुआ था फक्त एक्टर बनायला आलेलिया लोकांसाठी। यानी कि सिर्फ जो लोग एक्टर बनने आना चाहते हैं उनके लिए ही ये जगह है। उस लॉज में सिर्फ एक्टर बनने आए लोगों को रुकने की जगह दी जाती थी। कहते हैं कि धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग अपने शुरुआती दौर में इसी लॉज में टिका करते थे। जब राजेंद्र कुमार फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो द बॉम्बे गेस्ट हाउस की जिस खाट पे सोया करते थे वो खाट उनके स्टार बनने के बाद खुद भी बन गई स्टार। 1960 के दशक में जब राजेंद्र कुमार की किस्मत चमकी और उन्हें काम मिलने लगा और फिर धीरे धीरे उनकी फिल्में सुपरहिट होती चली गईं और जब वो बन गए जुबली कुमार तब ये उनकी खाट भी बहुत मशहूर हो गई। उसके दाम भी बढ़ गए क्योंकि अब वो ये बॉम्बे गेस्ट हाउस की खाट नहीं थी बल्कि जुबली कुमार की खाट बन चुकी थी। हुआ यूं कि राजेंद्र कुमार स्टार बनने के बाद गेस्ट हाउस छोड़कर चले गए, अपना मकान ले लिया। एक फ्लैट के बाद धीरे धीरे बड़ा फ्लैट, उसके बाद कार्टर रोड के अपने बंगले में शिफ्ट हो गए। मगर उनके जाने के बावजूद बॉम्बे गेस्ट हाउस के एजेंट फुक्कड़ भाई एक्टर बनने आए लड़कों को वो तिलिस्मी खाट किराए पर लेने को कहते थे जिस पर कभी राजेंद्र कुमार सोया करते थे। फुक्कड़ भाई दावा करते थे कि इस खाट पर सोने की वजह से ही राजेंद्र कुमार जुबली कुमार बने और इतना बड़ा बंगला खरीद सके। उसने इस खाट की मार्केटिंग इस तरह करनी शुरू कर दी थी कि बहुत से स्ट्रगलिंग एक्टर को यह लगने लगा था कि हो सकता है बॉम्बे गेस्ट हाउस की खाट में सोने से ही उनकी किस्मत पलट जाए। और इस तरह से ये खाट इतनी फेमस हो गई कि एक्टर बनने की चाहत लेके मुंबई आने वाले बहुत से नौजवान उस खाट पे ये सोच के सोना चाहते थे कि शायद उनकी किस्मत भी राजेंद्र कुमार की तरह चमक जाए और वो भी बन जाएं एक दिन हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार। वापस आकर बताऊंगा मीना कुमारी और धर्मेंद्र के रिलेशनशिप के बारे में, कैसे ब्रेकअप हुआ उसकी कहानी।
आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। मीना कुमारी अपनी सारी जिंदगी इमोशनली और मेंटली घुटती रहीं, सिसकती रहीं। लोगों ने अक्सर उनका फायदा उठाया, निज स्वार्थ के लिए उनसे इमोशनली अटैच्ड भी हो गए, लेकिन मतलब पूरा होने के बाद एक झटके में किनारा भी कर लिया। इस तरह के लोगों की लिस्ट अगर बनाई जाए तो बहुत से नामों के साथ एक नाम धर्मेंद्र का भी आता है। धर्मेंद्र के करियर को आगे बढ़ाने में मीना कुमारी का बहुत बड़ा योगदान था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। या यूं कहें कि उन्हें इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करने में मीना जी की ही कोशिशें थीं तो ये गलत नहीं होगा। इसके पीछे कारण यह भी था कि मीना कुमारी धर्मेंद्र से बहुत प्यार करती थी, बहुत ज्यादा इश्क था। कुछ प्रोड्यूसर्स के सामने उन्होंने ये शर्त भी रख डाली थी कि उनकी फिल्म में हीरो धर्मेंद्र ही होना चाहिए, और प्रोड्यूसर्स को ये शर्त माननी भी पड़ती थी क्योंकि वो मीना कुमारी थी। मीना कुमारी द सुपरस्टार, मीना कुमारी द ट्रेजेडी क्वीन। 1964 से 1968 के बीच मीना और धर्मेंद्र की जोड़ी ने कई फिल्मों में काम किया, जैसे मैं भी लड़की हूं, पूर्णिमा, काजल, फूल और पत्थर, मंजली दीदी, चंदन का पलना, बहारों की मंजिल वगैरह वगैरह। इन फिल्मों के दौरान धर्मेंद्र और मीना कुमारी के रोमांस के किस्से जग जाहिर हो चुके थे। यहां तक कि दिल्ली में एक पब्लिक फंक्शन में उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने खुद मीना कुमारी से उनके और धर्मेंद्र के रिश्ते के बारे में पूछ भी लिया था। बहरहाल जब फिल्म फूल और पत्थर से धर्मेंद्र स्टार बन गए तो स्टार बनने के बाद वो हो गए व्यस्त। अब उनके पास मीना कुमारी के लिए टाइम नहीं बचा। मीना कुमारी से वो दूर होते चले गए, और जब मीना कुमारी बीमार पड़ गईं तब भी धर्मेंद्र उन्हें समय नहीं दे पाए। धीरे धीरे इन दूरियों ने, खटास ने मीना कुमारी और धर्मेंद्र के रिश्ते को तोड़ दिया। हालांकि मीना कुमारी को इस रिश्ते के टूटने का धर्मेंद्र से ज्यादा गम था। वो ज्यादा शैटर्ड हो गई थी क्योंकि वो हमेशा सहारा ही ढूंढती रही आदमियों में। धर्मेंद्र भी अपवाद नहीं थे, लेकिन उन्हें यह सहारा किसी में नहीं मिला। इस घटना के बाद एक बार दोनों का आमना सामना हुआ एक पार्टी में। ये पार्टी थी के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड की, जिसे जुहू के सन एंड सैंड होटल में आयोजित किया गया। उस पार्टी में सिनेमा से जुड़ी बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। मीना कुमारी पहले ही पार्टी में पहुंच चुकी थी। उसी पार्टी में अचानक सामना हुआ धर्म से। कुछ पलों के लिए एक दूसरे को टकटकी लगा के देखते रहे, लेकिन फिर धर्मेंद्र को जब होश आया तो वहां से आगे बढ़ गए और पार्टी में दूसरे गेस्ट के साथ ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ का दौर शुरू हो गया। बीच बीच में कहते हैं कि वो मीना कुमारी की तरफ देखते भी, मगर उनके पास नहीं आए, ना कोई हालचाल पूछा। धर्मेंद्र के इस एटीट्यूड से कहते हैं मीना कुमारी को बहुत ज्यादा चोट पहुंची थी। मीना ने बहुत कोशिश की कि उनके चेहरे पर शिकन ना आए। ये दुख, ये पीड़ा, ये टीस कहीं चेहरे पर झलके नहीं, लेकिन मीना कुमारी इसको रोकने में नाकामयाब रहीं और चुपचाप पार्टी से उठकर चली गईं। प्रभात फिल्म कंपनी की एक फिल्म अमृत मंथन से सुपरस्टार बन गए थे एक्टर चंद्रमोहन, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सुपरस्टार बनते ही उन्होंने ले लिया पंगा प्रभात फिल्म कंपनी से ही। ये कहानी सुनाऊंगा ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। प्रभात फिल्म कंपनी की 1934 में बनी फिल्म अमृत मंथन अपने जमाने की एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। वी शांताराम की इस फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता चंद्रमोहन को इस फिल्म ने रातों रात स्टार बना दिया था। इस फिल्म के हिट होने की एक खास वजह थी चंद्रमोहन की एक्टिंग और खास तौर से क्लोजअप शॉट्स में आंखों के वो एक्सप्रेशन, उतार चढ़ाव, फेर बदल। इस फिल्म के बाद हर तरफ उनके चर्चे होने लगे थे। इतने बड़े चर्चे कि मानो उनसे बड़ा कोई एक्टर
मौजूद ही ना हो। सफलता बहुत बड़ी चीज है, मगर उस सफलता को संभालना उससे भी बड़ी विकट चीज है। तो अचानक मिली इतनी बड़ी सक्सेस को चंद्रमोहन भी संभाल नहीं पाए और गुरूर, घमंड, अभिमान उनके सर चढ़ के बोलने लगा। अभिनेता चंद्रमोहन का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। नतीजा यह हुआ कि जब उनकी अगली फिल्म चंद्रसेना की शूटिंग शुरू हुई तो वो सेट पर नहीं पहुंचे, बल्कि उन्होंने उसी प्रभात कंपनी को एक लेटर भेजा कि बंबई के एक प्रोड्यूसर ने मेरे साथ ज्यादा बड़ी रकम पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, इसलिए प्रभात फिल्म के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाए। अब इस बात से साफ जाहिर था कि वो कंपनी पर इस तरह से दबाव डालकर अपनी सैलरी, अपना पेमेंट बढ़ाना चाहते थे। चंद्रमोहन की लिखी इस चिट्ठी से वी शांताराम को लगा कि ये ह्यूमिलिएटिंग बात है और उन्होंने बजाय कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के चंद्रमोहन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। इस बात से नाराज चंद्रमोहन ने प्रभात फिल्म्स को अपने रिश्तेदार सर तेज बहादुर सप्रू के नाम की धमकी दे दी, जो उस जमाने में अंग्रेजों की पक्षधर लिबरल पार्टी के एक बड़े नेता हुआ करते थे। लेकिन वी शांताराम पर उस धमकी का भी कोई असर नहीं हुआ। वी शांताराम ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि बहुत दिनों की अकड़ के बाद आखिरकार चंद्रमोहन को माफी मांगनी पड़ी और उन्होंने खुद आगे बढ़कर अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में कभी ऐसी गलती दोबारा ना करने का प्रॉमिस भी कर डाला। वी शांताराम ने उन्हें माफ तो कर दिया, मगर फिल्म चंद्रसेना में उन्हें नहीं लिया गया। इस घटना के कुछ वक्त बाद जब 1936 में प्रभात की अगली फिल्म बनी जिसका नाम था अमर ज्योति, तो उसमें चंद्रमोहन को एक इंपॉर्टेंट रोल दिया गया और इस तरह वापसी हुई एक्टर चंद्रमोहन की अपने घर यानी कि प्रभात फिल्म्स में। बी आर चोपड़ा फिल्मों में आने से पहले ICS करना चाहते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो बाद में आज़ादी के बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कहलाने लगी। मगर किस्मत ने ऐसा कौन सा दाव खेला कि वो ICS नहीं कर पाए। बी आर चोपड़ा की ये कहानी सुनाऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बी आर चोपड़ा एक ऐसा नाम जिन्होंने हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियल को एक नए मुकाम पे पहुंचा दिया, नई ऊंचाइयां दी। उनकी टीवी सीरीज महाभारत देख के आप में से कई नौजवान बड़े हुए होंगे और उनकी कितनी सुपरहिट फिल्मों के गवाह हम सब हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हीं बी आर चोपड़ा साहब ने कभी सपने में भी फिल्मों में जाने के बारे में नहीं सोचा था। उनकी तो दिली इच्छा थी कि वो ICS का एग्जाम दें और ब्यूरोक्रेट बने, इस देश के अफसर बने, ऊंची पोस्ट पर बैठें। कर्ता के मन कछु और है और दाता के कछु और। तो बी आर चोपड़ा के साथ भी ऐसा ही हुआ। बी आर चोपड़ा बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज तर्रार थे, अव्वल आते थे। उनकी MA अंग्रेजी में डिस्टिंक्शन आई थी और इसलिए यूनिवर्सिटी में उन्हें ICS के इम्तहान में बैठने के लिए चुन भी लिया गया था। लेकिन काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद जब वो इम्तहान के लिए तैयार हुए तो एग्ज़ाम के 9-10 दिन पहले उन्हें हो गया टाइफॉइड। डॉक्टर ने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए, आराम करना है, नो एग्जाम्स, ओनली बेड रेस्ट। लेकिन फिर भी बी आर चोपड़ा डॉक्टरों की बात को भुलाते हुए, नज़रअंदाज करते हुए पहुंच गए पहला पेपर देने। इस पेपर में उन्हें 3 घंटे में 18 में से 8 सवालों के जवाब देने थे। लेकिन बी आर चोपड़ा ने सभी 18 सवालों के जवाब लिख डाले। मगर जनाब, भाग्य से बड़ा कोई नहीं होता। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा आज तक इस मृत्युलोक में कभी किसी को नहीं मिला है। भाग्य को उनका ICS बनना मंजूर नहीं था। सो पहला पेपर ही देने के बाद टाइफॉइड रिलैप्स हो गया और तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो दूसरा पेपर देने जा ही नहीं पाए। इस बात का बी आर चोपड़ा को इतना दुख हुआ कि उन्होंने मन में ये फैसला कर लिया कि अगर वो सबसे ऊंचे दर्जे की सरकारी नौकरी नहीं कर पाए तो दूसरे या 3rd ग्रेड की सरकारी नौकरी कभी नहीं करेंगे। इसलिए वो सरकारी नौकरी का ख्याल छोड़कर जिंदगी के दूसरे मौके तलाश करने लगे और बाद में लाहौर में बन गए अंग्रेजी के एक जाने माने जर्नलिस्ट। और आज़ादी के बाद उन्हें किस्मत फिल्म इंडस्ट्री में ले आई। फिल्मी दुनिया में काम करते हुए भी उन्होंने अपनी उस कसम को हमेशा याद रखा और जब भी कोई फिल्म बनाई, काम किया तो ऊंचे दर्जे का ही किया,
मानी खेस किया, रेलेवेंट काम किया। नया दौर, साधना, कानून, गुमराह, हमराज, एक से एक बढ़कर बेहतरीन फिल्में दी हैं चोपड़ा साहब ने। और जी प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव में दिल्ली की रीमा दत्ता का सवाल, जो गीतकार अनजान जी की जिंदगी के बारे में जानना चाहती हैं। रीमा जी, आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। दिल्ली की रीमा दत्ता जी ने ये प्रश्न किया है, वो जानना चाहती हैं गीतकार अनजान की जिंदगी के बारे में। उन्होंने लिखा है कि अन्नू जी, अनजान जी के बारे में बताइए, उनकी लाइफ के बारे में, उनके करियर के बारे में। रीमा जी, अनजान जी का रियल नेम था लालजी पांडे और उनका जन्म 28 अक्टूबर 1930 को बनारस में हुआ था। हिंदी के एक जाने माने कवि थे। उनकी पहली फिल्म गोलकुंडा का कैदी, जिसके निर्माता निर्देशक अभिनेता प्रेमनाथ थे। गोलकुंडा का कैदी 1954 में बनी थी और इसके कुल 8 गीतों में से अनजान साहब ने 5 गीत लिखे थे। तकरीबन 10-12 सालों तक अनजान छोटी छोटी फिल्मों में गीत लिखते रहे, लेकिन उन्हें बड़ा ब्रेक मिला 1966 की फिल्म जिसका नाम था बहारें फिर भी आएंगी। गुरुदत्त फिल्म की इस फिल्म में ओपी नैयर का संगीत था। अनजान ने इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी का गाया हिट गीत लिखा। गीत के बोल, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। हाय हाय हाय, अनजान जी बड़ी याद आ रही है आपकी। ये टर्निंग पॉइंट था अनजान जी के करियर में। बहुत खूबसूरत गीत है, बहुत बेहतरीन कंपोजिशन है और इसमें जो तीनों कलाकार हैं, गीत देखिएगा कभी, तीनों जो कलाकार हैं, धर्मेंद्र, नूतन और माला सिन्हा, ऐसा लगता है खुदा ने बड़े फुर्सत के लम्हों में इन तीनों को गढ़ा होगा। आय हाय, इन तीनों की बला की खूबसूरती। बात चली अनजान साहब की, ये टर्निंग पॉइंट था, बहारें फिर भी आएंगी। इसके बाद उन्होंने कल्याण जी आनंद जी और आगे चलकर भप्पी लाहिड़ी और राजेश रोशन के लिए बहुत सारे गीत लिखे। अमिताभ बच्चन के काफी हिट गीत भी अनजान साहब के लिखे हुए हैं। मशहूर गीत खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला भी अनजान जी ने ही लिखा है। अनजान जी का निधन 13 सितंबर 1997 को हुआ। अनजान साहब के पुत्र आज भी फिल्म इंडस्ट्री में हैं। समीर खुद अच्छे राइटर हैं। तो रीमा जी, उम्मीद करता हूं कि अनजान साहब के बारे में जो प्रश्न आपने पूछा था, मैंने जानकारी जो दी उससे आपको संतुष्टि मिली होगी। रीमा दत्ता ने तो दिल्ली से पूछ लिया, अब लखनऊ वाले पूछना चाहते हैं, पटना वाले पूछना चाहते हैं, हाजीपुर वाले पूछना चाहते हैं, थड़ौली बड़ौली अहमदाबाद वाले पूछना चाहते हैं, सूरत वाले, ढाबोई वाले, राजपीपला वाले, गाजियाबाद वाले, फरीदाबाद वाले, हापुड़ वाले, हाथरस वाले, जहाँ के लोग पूछना चाहते हैं कोई भी सवाल, कोई भी बात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपना सवाल हमें SMS के ज़रिए भेज सकते हैं। SMS कीजिए बिग स्पेस सुहाना सफ़र और अपना मैसेज लिखिए और भेज दीजिए 55454 पर, 55454 पर। और फेसबुक पर मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज है facebook/सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। तो जनाब, उम्मीद है कि जहां भी आप होंगे, ये मेरे साथ सुहाने सफ़र के साथ ये 2 घंटे ठीक से कट गए होंगे। ये बस सब कुछ ठीक ठाक कट जाए, यही प्रार्थना है। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।